जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सभी के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे दोस्त। तो चलते हैं फिर अपने क्लास की तरफ। और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी हमारे लिए लाइन है कि ठीक समय पर जिम्मेदारियों का एहसास होना आपको सफलता की दहलीज तक ले जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहते हैं जो समय पे कर लिया जाए वो कुछ ज़्यादा ही बेहतर परिणाम देता है। तो यहाँ पे देखो दिया है कि किस कोटक बैंक क्या है यहाँ पे, किस कोटक बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे किसे होता, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। किसे कोटक बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, ये आपके करंट का देखो क्वेश्चन है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अशोक वासवानी जी। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सही कर लेना, किसी कोटक बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं, तो आप बता देंगे अशोक वासवानी जी। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, किस राज्य के फाजिल आम को जीआई टैग मिला है। मुझे नहीं लगता कि जीआई टैग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप पढ़ते हुए चलो, क्योंकि अगर इसमें नहीं भी हो पाया तो एसएससी में आपका 100% हो जाएगा दोस्त, है ना। एसएससी में आपका हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे साफ साफ दिया है कि किस राज्य के फाजिल आम को जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पे याद रखना वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो जितना ज़्यादा सीख लोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा दोस्त। और नागालैंड में देखो, नागालैंड से याद रखना नागा खीरा, जो कि पूछा जाता है, तो याद रखना नागा खीरा जो को जीआई टैग मिला है, जो कि नागालैंड से संबंधित है। और राजस्थान से राजस्थानी मेहंदी को याद रखना, ठीक है, मेहंदी। तो मेहंदी का पूरा नाम था शायद सोजत मेहंदी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पे तो ये सब याद करने वाले हैं, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1526 में, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं गलत कर रहा हूँ, 1526 में। तो देखो इसकी एक ट्रिक थी कि पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी, और फिर क्या किया, घर चले गए। तो ऐसे ही याद रखना। देखो पानीपत का युद्ध, पानी पिया मतलब पानीपत का 1526, जब पानी पिया तो खाना भी खाएंगे मतलब खानवा का 1527, और फिर जब खाना खाया तो चाय भी पियेंगे तो मतलब चंदेरी का युद्ध 1528, और फिर अपने घर जाएंगे मतलब घग्गर का युद्ध 1529। और ये सब बाबर के द्वारा लड़े हुए हैं। तो इनको तो बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे देखो सब सीरीज वाइज लिख भी रखे हैं मैंने। तो इनको आप क्या करेंगे, इनको एक बार देख लेना और नोट कर लेना, ठीक है। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, तो एक तो बाबर था और दूसरा कौन था, इब्राहिम लोदी था, ठीक है। और जो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, ये पहला वाला भी बता दिया। दूसरा तो बाबर और राणा सांगा 27 वाला हो गया। 28 वाला जो आपका चंदेरी का हुआ था, चंदेरी में याद रखना ये हुआ था मेदिन राय थे, मेदिन राय और बाबर के बीच में। और उसके बाद बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना और बाबर के बीच में, जो कि घग्गर का हुआ था। तो ऐसे आपको सभी याद रखने हैं दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब किया गया था। तो ये आपको देखो पता होना चाहिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो याद रखना ये 1 जुलाई 1995 को किया गया था। 1 जुलाई 1995, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन है। ये देखो करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 500 की लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली जो भारतीय कंपनी है, ग्लोबल फॉर्चून ग्लोबल 500 की जो लिस्ट आई है, तो इसमें आपको पता है कि वो भारतीय कंपनी कौन है। तो याद रखना वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और इसका जो स्थान है वो याद रखना कौन सा स्थान है, 86वां, ठीक है, 86वां 86वां स्थान मिला है। तो इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। देखो ये पूछे जा सकते हैं, करंट के क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, बाद बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ, करंट एक बार करंट की एक क्लास और कहीं देख लिया करो, ठीक है। कहीं भी किसी भी क्लास में जाके जहाँ आपको समझ आता हो आप देख लेना, क्योंकि करंट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मैं हालांकि रोज़ 10 करवा रहा हूँ, लेकिन जहाँ आप देखेंगे वहाँ पे आपको 100 मिलेंगे रोज़ देखने को, तो वो ज़्यादा फ़र्क रहता है यार। देखो यहाँ पे दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था,
तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है, पहले इसे काकोरी ट्रेन कांड के नाम से जानते थे, ठीक है, लेकिन इसका जो नाम है वो याद रखना अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब पता होना आपको ज़रूरी है। तो याद रखना ये पहले तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और मैं ये बताऊं आपको, ये लखनऊ में हुआ था, ठीक है, कहाँ पर, लखनऊ में हुआ था। और जो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में हुआ था। और इसमें आसफ उल्ला खां जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके साथ में अन्य सहयोगी भी थे। तो ऐसे आप ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे याद रखना इसका सही जवाब 261 ईसा पूर्व ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जब अशोक ने देखा कि इतने ज़्यादा सैनिक मारे गए, तो ये सब देख के उनका विचार हृदय जो था वो पिघल गया और उन्होंने हथियार उठाना बंद कर दिया। और यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया था, जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने कई बार आपको बताया है कि उन्हें किसने वो किया था, दीक्षित किया था, और किसने और कौन सा धर्म अपनाया था, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। और देखो यहाँ पे दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, बहुत जल्दी बताया होगा सभी ने, सिरवुड वेल गोला। तो बहुत सही आपने जवाब किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये तो सभी को पता होगा। किस वंश को अंत करने के बाद इन्होंने किया था, तो याद रखना इन्होंने नंद वंश को समाप्त करने के बाद, जो कि वो था, कौन था, धनानंद को मारने के बाद इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और फिर इन्होंने सिकंदर को वापस लौटा दिया था भारत से। देखो यहाँ पे दिया है कि मैथिली, डोगरी और बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान कब दिया गया। तो मैथिली, डोगरी और बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में कब स्थान दिया गया। इसमें एक और भाषा थी, वो कौन सी थी वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन प्रश्न का पहले जवाब कर लेते हैं। तो याद रखना ये 2003 ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। और इसमें एक भाषा और थी, संथाली। कौन सी, संथाली भाषा थी, तो इसको भी याद रखना। संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में कब दिया गया था, स्थान दिया गया था, तो 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारे नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा पदक जीता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना इन्होंने जीता है रजत पदक। और अब मैं आपको बता दूं अभी तक पेरिस ओलंपिक में कितने पदक भारत को मिल चुके हैं, बताइएगा। क्या आपको पता है कि अभी तक भारत को कितने पदक मिल चुके हैं। तो इसमें कितने मिल चुके हैं, 6 मिल चुके हैं, जिसमें से एक तो ये रजत हो गया और 5 आपके कांस्य हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि ये कौन से खेल से संबंधित हैं नीरज चोपड़ा जी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जेवलिन थ्रो, ठीक है, क्या, जेवलिन थ्रो, ठीक है, भाला फेंक आप याद रखेंगे। अब इन्होंने पहली बार में मतलब जो अभी फेंका है भाला, वो कितने मीटर का फेंका है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना इन्होंने 89.445 मीटर, हाँ सही है, 45 मीटर, ठीक है, ये अभी इन्होंने फेंका है, ये भी आप याद रखना। और स्वर्ण पदक किसे मिला है जेवलिन थ्रो में, तो वो है पाकिस्तान की कौन है, अरशद नदीम। कौन है, अरशद नदीम जी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और पेरिस ओलंपिक से देखो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए अपनी तैयारी एकदम बेहतर करके रहना है। तो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा कर है जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो आप क्या बताएंगे, अगर पता होगा तो आप तुरंत बताएंगे कि भैया उपहार कर नहीं है। ये उपहार कर जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो आपका आय कर होता है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, इनकम टैक्स बोलते हो। तो एक तो आपका आय कर होता है, संपत्ति कर होता है, ये भी ध्यान रखना, और उपहार कर होता है। और आपके जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो आपका सीमा शुल्क, विक्री कर, सीमा शुल्क, और आपका एक वो होता है तट कर। क्या होता है, तट कर। तो तट कर भी आप याद रखेंगे। और देखो आपका जो जीएसटी है ना, जीएसटी
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो है ये कौन से कर में आता है बताओ? प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर में आता है, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, आपको भी पता है ना। ग्राहक जब सौदा लाता है फिर दुकानदार ऐसे करके जाता है टैक्स, तो ये डायरेक्ट नहीं लिया जाता। अब मुझे बताना, मैंने हिंट भी दे दिया कि ये प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है 2011 की जनगणना अनुसार भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? और 2011 की जनगणना के अनुसार आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। मुझे पता है यहाँ पे बहुत से लोगों ने उत्तर प्रदेश किया होगा, जो कि आपका जवाब दोस्त गलत हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नगरीय जनसंख्या वाला पूछा गया है जो कि तमिलनाडु है, और इसकी जो जनता है वो 48.45% जो है वो नगरीय निवास करती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे कम पूछा जाएगा तो सबसे कम देखो, जहाँ की सबसे कम जनसंख्या है वही होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या सिक्किम की है, तो इसको भी आप याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से प्रोटॉन की खोज किसने की थी? किसने प्रोटॉन की खोज की थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने? रदरफोर्ड ने की थी, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और इन्होंने कब की थी वो भी आपको पता होना चाहिए, तो याद रखना 1909 में की थी। कब की थी दोस्त? 1909 में की थी। और यहाँ पे देखो चैडविक ने किसकी खोज की थी? चैडविक ने किसकी खोज की थी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट कि चैडविक ने किसकी खोज की थी। तो याद रखना न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी थी? वो करी थी चैडविक ने, ठीक है। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने करी थी। कब करी थी? तो इसको भी याद रखना, देखो 1932 में करी थी। कब करी थी? 1932 में करी थी। और आर्यभट्ट जी से याद रखना पाई की खोज। पाई की खोज जो है किसने? आर्यभट्ट जी ने करी थी। कब ये करी थी? 4700 साल पहले, 4700 वर्ष पहले करी थी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य से संबंधित है? परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे वो कौन सा राज्य है और ये किससे संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना, परिवार पहचान पत्र जो योजना है ये हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें पता क्या होता है दोस्त, मैं बताऊँ आपको। देखो इसमें एक 14 अंकों की एक यूनिट फैमिली आईडी मिल जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक 14 अंकों की यूनिट, पूरी फैमिली का नाम होगा उसमें, पूरी आईडी जो होगी वो आपको एक मिल जाएगी। और ये परिवार पहचान पत्र योजना है, ये आप याद रखेंगे किसने? हरियाणा ने चालू की है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और ये कब करी थी? ये शायद देखो मुझे सही से याद नहीं आ रहा, फिर भी मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि 2019 में करी थी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त, योजनाएं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखो यहाँ पे दिया है कि पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखो पुस्तकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आपसे पुस्तक और उनके लेखक जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्रांतिकारी पुस्तक जो है ये आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो है वो हो जाएगा संजीव सान्याल, ठीक है। तो संजीव सान्याल जी जो हैं ये क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे ज्ञान चतुर्वेदी जी को भी याद रखना, इन्होंने पागल खाना की वो किया था, रचना की थी, ठीक है। पागल खाना जो पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखी गई थी, पागल खाना, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ पागल खाना, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये ऐसे याद रखना, ज्ञान चतुर्वेदी जी जो हैं वो डॉक्टर हैं अपने पेशे से। कौन है? डॉक्टर हैं, तो ऐसे याद रखना। फिर डॉक्टर किसका इलाज करेगा? पागल खाने का, तो ऐसे आप याद रखना। देखो यहाँ पे दिया है कि साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई थी? साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई थी? तो ये देखो आपका इम्पोर्टेंट है, ये आप मानेंगे इस बात को कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं, और वो भी करंट का है। तो याद रखना 35 गाँव को मान्यता दी गई, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट जवाब दोस्त हो जाएगा। रखना कि
अगर नए जुड़े हो तो यार एक बार लाइक वाला बटन दबा के मुझे ज़रूर सूचित करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया मैंने लाइक भी कर दिया है और मैंने सब्सक्राइब भी कर लिया है। और थोड़ा सा यार भाई देखो लाइव क्लास हो जाए उसके लिए थोड़ा सा यार डाटा की दिक्कत है, उसके लिए आपको बस यार थोड़ा सा क्लास शेयर कर दो, आपका सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं भी यार फिर मुझे लगता है कि मैं लाइव आ पाऊँगा। देखो यहाँ पे दोस्त दिया है कि संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और किस देश की के बीच आयोजित किया जाता है। संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना इंडोनेशिया के साथ में। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब दोस्त हो जाएगा इंडोनेशिया। तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक लाइन मुझे याद आ गई यहाँ पे कि किसी ने कहा था कि जब मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। समझे? मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। यहाँ तो यार एक पेपर निकालने की बात है, कर दो इस बार क्वालिफाई और निकाल दो पेपर को और जाके घर पे बोल दो कि सपने साकार कर दिए आपने, अपनी पूरी फैमिली और अपने। देखो यहाँ पे दिया है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है वो दोस्त किसने किया था? तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये आपके रेलवे संबंधित क्वेश्चन है। आपको सभी मुख्यालय पता होने चाहिए, आपको पूरे के पूरे जोन 18 पता होने चाहिए। और यहाँ पे देखो दिया है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? अपने प्रश्न का जवाब करिएगा। तो यहाँ पे दोस्त आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा जयपुर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इलाहाबाद जो है वो कौन सी रेलवे का मुख्यालय है? ठीक है, कौन सी रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो याद रखना ये उत्तर मध्य रेलवे का उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और मुंबई चर्च गेट बताइएगा, मुंबई चर्च गेट तो याद रखना ये पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। किसका? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। तो इसको देखो नोट करते हुए चलो यार। और देखो यहाँ पे याद रखना दक्षिण रेलवे जो है, दक्षिण रेलवे, तो दक्षिण रेलवे चेन्नई हो जाएगा। और देखो पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद और उत्तर पश्चिम आपकी जयपुर हो जाएगी। और देखो दक्षिण मध्य रेलवे भी पूछता है ना, दक्षिण मध्य रेलवे लिख लो, दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, तो ये इसका जो मुख्यालय है वो है सिकंदराबाद। कहाँ है? सिकंदराबाद। तो ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देश में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? देश में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? अभी तक तो हम लोग सिर्फ 3 रटे पड़े थे, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैनो गेज। लेकिन मैं आपको बताऊं टोटल आपके प्रश्न का जवाब जो है वो हो जाएगा 4 प्रकार के। देखो 4 प्रकार के कौन कौन से आपसे अगर आपको पता भी तो होना चाहिए ना, तो याद रखना एक तो आपका हो जाएगा ब्रॉड गेज। ठीक है, एक तो आपका ब्रॉड गेज हो जाएगा और दूसरा आपका मीटर गेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका मीटर गेज हो जाएगा और तीसरा आपका नैनो गेज हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथे की अगर बात आती है कि अब ये चौथा कौन सा है, तो याद रखना वो है स्टैंडर्ड गेज। कौन सा? स्टैंडर्ड गेज। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर काम आता है स्टैंडर्ड गेज? तो स्टैंडर्ड गेज आप याद रखना ये दिल्ली मेट्रो जो है ना, दिल्ली मेट्रो, तो दिल्ली मेट्रो जो है इसकी जो पटरियाँ होती हैं वो स्टैंडर्ड गेज की होती हैं। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप टोटल कितने आपके गेज हो गए, कितने रेल मार्ग हो गए? 4 प्रकार के हो गए। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप इसका जवाब क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से यहाँ पे आपका सही जवाब 1950 हो जाएगा। 1950 ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और रेलवे बोर्ड की स्थापना भी पूछता है, रेलवे बोर्ड की स्थापना भी पूछता है। अगर किसी को पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो नोट करिएगा 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, इसके कप्तान कौन है? तो देखो पेरिस ओलंपिक से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कम से कम 2 से लेके 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि पेपर अगले महीना नहीं तो उसके अगले महीना होना ही होना है। अब यहाँ पे देखो ओलंपिक चल रहा है तो ये 2024 का है, 2024 का ओलंपिक है तो फिर तो पूछेगा ही यार। अब यहाँ पे बताओ कि जो हमारी हॉकी टीम है
उसके जो कप्तान है, कप्तान वो कौन है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका सही जवाब हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है। और पेरिस ओलंपिक में अभी तक कितने पदक जीते हैं? जो कि अभी मैंने आपको बताया था 6 जीते, जिसमें एक हमारे चोपड़ा जी का है और रजत, और बाद बाकी आपके कांस्य 5 हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारतीय रेल की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। भारतीय रेल की पहली विद्युत रेलगाड़ी, इसको यार थोड़ा वायरल कराओ क्लास को, यार थोड़ा सा शेयर कर दो यार, कि भारतीय रेल की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना 3 फरवरी 1925 को चली थी। कब चली थी? 3 फरवरी 1925, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है। और ये याद रखना मुंबई और कुर्ला के बीच चली थी। कहाँ? मुंबई से कुर्ला के बीच में, कुर्ला, ठीक है, कुर्ला के बीच में। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसमें से आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखो जो सही जवाब है वो हो जाएगा सासाराम। और ये प्रश्न देखो रेलवे में पूछा भी जा चुका है, ये भी आप याद रखना, सासाराम में। और देखो बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? रंगून में। क्योंकि 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे क्रांति का, और इन्हें अंग्रेजों ने पकड़ के रंगून स्थानांतरित कर दिया था। और रंगून कहाँ पड़ता है? मैंने बताया ही था आपको, रंगून कहाँ पड़ता है? बर्मा में पड़ता है। तो ये आप याद रखेंगे। लाहौर में बताओ किसका मकबरा स्थित है? लाहौर में। तो लाहौर में याद रखना जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। तो चलते हैं लाहौर से आगे और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे दिया है विश्व धरोहर स्थल कोंकण सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो भाई ये भारत में कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और उड़ीसा के ये कौन से ज़िले में है? तो वो भी याद रखना, ये पुरी ज़िले में है। कहाँ पर? पुरी ज़िले में है, और समुद्र तट के लगभग करीब है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? तो याद रखना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये गुजरात में है, तो इसको भी आप याद में रखेंगे। ठीक है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूछा जाता है कहाँ? तो ये न्यूयॉर्क हार्बर में है, वो भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह के समय अंग्रेजी अधिकारी कौन था? अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना जब ये हुआ था तो उस टाइम कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था, ऑप्शन बी। और इसके टाइम पे और भी चीज़ें हुई थी, याद रखना, जैसे कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था वो पास हुआ था, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए विधवा पुनर्विवाह जो है किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और याद रखना कि 1856 में ही क्या हुआ था? 1856 में आपकी जो इंडियन हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे, हाई कोर्ट एक्ट जो है वो पास हुआ था। और 3 हाई कोर्ट स्थापित हुए थे। कौन कौन से? एक तो बम्बई हुआ था, एक कोलकाता हुआ था, और तीसरा कौन सा था? तो याद रखना तीसरा था मद्रास। कौन सा था? मद्रास। तो मद्रास, बम्बई, कोलकाता और मद्रास, ये भी 1856 में इसी के शासनकाल में ये एक्ट पास हुआ था और ये स्थापित किए गए थे। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये देखो करंट का क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। ये है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष क्या है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष क्या है? तो ये याद रखना है, इसका स्थापना दिवस है 31 दिसंबर सन 1600। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे 1498 में वास्को डिगामा आया था ना, 1498 में। तो इसने एक पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कौन सा?
पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो पुर्तगाली था। अब यहाँ पे देखो जो आया वो भारत को लूटने आया। जब ये पहली बार आया तो इसने देखा भारत में तमाम पैसा और तमाम ऐश्वर्य है, तो इसने क्या किया, इसने लूटने का इंतजाम किया। फिर तमाम कंपनियाँ आई, जैसे ये आई पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर 1602 में आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे कंपनियां फिर आती गईं और क्या हुआ, भारत से व्यापार के नाम पर भारत को ये लोग लूटते रहे। तो ऐसे आप याद रखेंगे ना दोस्त। और एक बार देखो यार, आप लोग बाकी में देखो सब सोल्जर बनोगे, मुझे पता है आप इस प्रकार से मेहनत कर रहे हो। बस एक बार जय हिंद जरूर टाइप करो यार, एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में यार जरूर टाइप करो सभी दोस्त। और देखो यहाँ पे दिया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो याद रखना ये हुई थी 24 सितंबर 1873 को। 1873 यहाँ पे दे रखा है ना, याद रखना कितना था, 24 सितंबर 1873 में हुई थी। ज्योतिबा फूले जी, ठीक है, ज्योतिबा फूले जी ने की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसे नोट कर लो देखो फटाफट। और देखो यहाँ पे आप याद रखना 1867 भी दे रखा है। 1867 में किसकी स्थापना हुई थी, तो हुई थी वेद समाज की। किसकी हुई थी, वेद समाज की। तो ये भी याद रखना, ये वेद समाज की हुई थी। और किसने की थी, मैंने कल आपको बताया भी था, नहीं कल तो यार छुट्टी थी, कल तो मैं अपनी मक्का काटने में बिजी था, ठीक है। हाँ, और कल देखो क्या किसने, परसों हुआ था, हाँ, केशव चंद्र सेन। किसने किया था, केशव चंद्र सेन, ठीक है। क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। अब मैंने कल खुद भी नहीं पढ़ा और आपको भी नहीं पढ़ा है ना, तो फिर मैं कैसे कह दूँ कि कल मैंने परसों पढ़ाया था। देखो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ये आप याद रखना 1828 में राजा राम मोहन राय जी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे अब कुछ बच रहा है, हाँ बच रहा है भी, 1875 बच रहा है। तो 1875 भी याद रखना, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। क्या, आर्य समाज की स्थापना हुई। अभी बताओ कमेंट बॉक्स में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर चलें अगले प्रश्न की तरफ। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो यार। चलो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे काला ग्रह जो है वो यहाँ पे आपका मंगल, बृहस्पति, शनि महाराज, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, देखो मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह ये कैसे रंग का है, तो ये है लाल रंग का। कैसा, लाल रंग का। अब ये लाल रंग का क्यों है, मैंने आपसे कभी ये नहीं पूछा, आज चलो मैं पूछता हूँ। तो देखो ये लाल कलर का इसलिए है ना, इसकी मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए ये लाल ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह जो है इसका कलर पीला होता है, ठीक है, ये मैंने कई बार आपको बताया। और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है और 12 वर्ष में एक चक्कर भी लगाता है। सूर्य का एक चक्कर 12 वर्ष में कर पाता है। कहीं 11.86 भी मिलेगा आपको लिखा हुआ, तो वो भी सही है, आप लगा देना। अदरवाइज 12 वर्ष याद रखना। अब इसका कलर हो गया, शनि का कलर काला हो गया। अरुण का कलर कैसा है, तो याद रखना अरुण का कलर हरा है। कैसा है दोस्त, हरा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, हरा, काला और पीला और लाल, तो सभी ग्रह यहाँ पे याद रखने हैं। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है कपास उत्पादन में प्रथम देश कौन है। कपास उत्पादन में प्रथम देश कौन है, तो कपास उत्पादन में प्रथम देश है चीन। और फिर दूसरे नंबर पे नंबर आता है भारत का, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आप संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है आपका। और चौथे नंबर पर आपका कौन आता है, ब्राज़ील आ जाता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है, ब्राज़ील आ जाता है। अब इनको आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो हाँ दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जस्कर श्रेणी स्थित है। किस राज्य में जस्कर श्रेणी स्थित है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। पेपर में आए या ना आए, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। पहले तो याद रखना ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्त, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसी में वो है सिपकिला दर्रा, ठीक है, सिपकिला दर्रा, जो कि किसको, शिमला को जोड़ता है। किससे जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, तिब्बत से जोड़ता है शिमला को सिपकिला दर्रा। और देखो यहीं पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक वो और है बाड़ा लाचा दर्रा। तो बाड़ा लाचा दर्रा भी याद रखना, बाड़ा लाचा दर्रा भी पड़ता है इसी में, तो वो भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है नोबेल पुरस्कार 2023 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। नोबेल पुरस्कार 2023 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। ये देखो करंट का है और इसमें अर्थशास्त्र भी है और भौतिकी के भी आपको पता होना चाहिए, भौतिकी के भी।
तो यहाँ पे देखो अर्थशास्त्र का पूछेगा तो आपका हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन, जो ऑप्शन ए में दिया गया। एक तो नाम बहुत ही अजीब है और मैं इतना इंग्लिश में नाम ले नहीं पाता हूँ। क्लाउडिया गोल्डिन याद रखना, जो कि यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और बाद बाकी जो है आपके भौतिकी के हैं ये तीनों लोग, ये आप याद रखना। इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के लिए मिला है, तो ये आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा देखो दोस्त यार, लाइक शेयर करते रहो, बहुत अच्छा लगता है, मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ। और साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और शेयर कर देना क्लास को। और देखो यहाँ दिया है कि हाल ही में किस राज्य में उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपका क्या सही जवाब होगा, तो याद रखना ये झारखंड सरकार, झारखंड के जो सीएम हेमंत सोरेन जी हैं उन्होंने ये किया है। और ये मैं आपको बता दूं ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। इसमें डॉक्टर लोग जो हैं वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या है, ये उपस्थिति पोर्टल में दर्ज करना पड़ता है, तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना संबंधित है। ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना संबंधित है। तो ये किस से संबंधित है, आप यहाँ पे क्या बताएंगे, स्वास्थ्य विभाग से, जल विभाग से या खरीदारी से। तो भैया देखो, जब मेरा बिल मेरा अधिकार मतलब खरीदारी से, इसका पता क्या है, ये सभी को जागरूक करने के लिए एक योजना है, ऐसे समझिएगा आप बिल्कुल हिंदी एवं देसी भाषा में, ठीक है। कि क्या है, एक जागरूक करने की योजना है कि आप जिससे भी जो भी खरीदेंगे उनसे उसका बिल लेंगे, ताकि वो क्या करेंगे, ताकि वो जीएसटी जो है ना, जीएसटी जो कि टैक्स है, वो ना चोरी कर पाए। जब बिल देंगे आपको पैड से अपने काट के, तो फिर जीएसटी चोरी कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जिससे भी जो भी सामान लो उससे सीधा सा बिल लो कि मेरा भैया मुझे बिल दो, क्योंकि ये मेरा अधिकार है और मैंने आपको पैसे दिए हैं, आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते हैं ये, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिया है हमारी बेटी हमारा सम्मान अभियान किस राज्य से संबंधित है। हमारी बेटी हमारा हमारी बेटी हमारा सम्मान अभियान किस राज्य से संबंधित है। तो ये देखो इस तरीके से आपसे ये भी पूछे जाएंगे योजनाएं और अभियान वगैरह, तो याद रखना ये हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ से संबंधित। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि हमर बेटी हमर मान, ठीक है, हमर बेटी हमर मान, लेकिन मैंने इसे अपनी ही भाषा में सीधा लिखा कि हमारी बेटी हमारा सम्मान। देखो यहाँ दिया है किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। किस राज्य की लीची को जीआई टैग मिला है, तेजपुर लीची को। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, कल भी मैंने आपको टैग बताए थे, देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे याद रखना ये हो जाएगा यहाँ पे आपका असम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। असम यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे गोवा से क्या याद रखोगे, तो गोवा से मैंने आपको कल बताया था गोएरा केला बताया था ना, ये आप याद रखना। और देखो महाराष्ट्र का कल ही मैंने आपको चीकू बताया था, ठीक है। चीकू तो मैंने आपको परसों की क्लास में बताया था। तो ये महाराष्ट्र के चीकू को जीआई टैग मिला, तो ये भी आप याद रखना। वाडा कोलम चावल मैंने बताया था, बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन से राज्य का है जिसे जीआई टैग मिला वाडा कोलम चावल। देखो यहाँ पे दिया है राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो ये तो सभी दोस्तों को यार पता है, कल तो मैंने पूरा बताया था कि 52 से 61 तक राष्ट्रपति जी से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब मुख्य न्यायाधीश जी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो चलते हैं, फिर ज़्यादा समय नहीं देना है इन क्वेश्चनों पे। और यहाँ पे देखो दिया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये ज़्यादातर घुमा के क्यों पूछते हैं, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं ना, जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं या कहीं और से पढ़ रहे हैं, उन सभी को पता होगा कि भैया इसका जवाब 6 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। लेकिन जो नए होंगे सभी को लग रहा होगा कि भैया 5 वर्ष तो सब सरकारें चलती हैं, तो यहाँ पे इनका कार्यकाल 6 वर्ष का कैसे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो दिया है लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 2 माह या फिर 60 दिन लिखे हुए मिलेंगे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 5 मिनट और। देखो यहाँ पे दिया गया है केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं। 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किया है, ये देखो इम्पोर्टेंट है यार। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका राइट जवाब। तो मैं अभी तक आपका वेट कर रहा हूँ कि आपने कमेंट बॉक्स में कर दिया हो। आप चलो मैं बताता हूँ, कर्नाटक और केरल ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और एक बार जो भी मेरे भोले के भक्त हैं कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो यार, हर हर महादेव।
क्या करोगे, हर हर महादेव टाइप करोगे यार, ठीक है। हर हर महादेव टाइप कर दीजिएगा। और लाइक शेयर अगर ना किया हो तो यार आप तो स्टाफ वाले हो, ठीक है, कर देना है। और सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। और भोले की कृपा रही तो इस बार सावन में मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि 2024 आपकी बेकार नहीं जाएगी, आपको 100% जॉब मिल जाएगी यार। और देखो यहाँ पे दिया है, स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो गणेश वासुदेव जी जो हैं जी वी मावलंकर जी, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि अगर प्रथम लोकसभा स्पीकर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, प्रथम लोकसभा स्पीकर बताओ। कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ये मैंने आपको एक दिन और बताया था कि इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। कौन से आर्टिकल के द्वारा की जाती है बताओ। आर्टिकल की अगर बात करेंगे तो याद रखना 124, कौन सा, 124 अनुच्छेद खंड के खंड कौन सा 2, ठीक है, खंड 2 के तहत की जाती है। तो ये आप याद रखेंगे ना दोस्त। फिर चलते हैं अपने अगले पे। देखो दिया है कि किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे सीधा सा आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई राइट जवाब है, तो लगा दो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। कुछ लोगों ने इनमें भी जवाब किया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की है। इसमें कितने टोटल होते हैं, 100 होते हैं, जिसमें 90 तो निर्वाचित किए जाते हैं। यहाँ पे 900 लिख रहा हूँ यार, 90 तो निर्वाचित किए जाते हैं और 10 किनके द्वारा, राज्यपाल जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और याद रखना सबसे कम की अगर बात की जाए तो सबसे कम जो है वो तेलंगाना में है। कहाँ, सबसे कम जो है तेलंगाना में है। और टोटल आपको बता दूं कि जो विधान परिषद है वो के जो सदस्य हैं वो सिर्फ 6 राज्यों में हैं, 6 राज्य में होते हैं। वो 6 राज्य कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। और कोई रह गया, हाँ तेलंगाना रह गया, तो तेलंगाना भी आपका हो गया। और ये देखो याद रखना कि आर्टिकल 169 के तहत ये परिभाषित की गई है, ठीक है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं आर्टिकल 169 के तहत परिभाषित किए गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्त। ज़रूरी नहीं कि ये यूपीएससी वालों के लिए है तो यूपीएससी में भी पूछा जाए, ये किसी से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखना 312, आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्त। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 12 अक्टूबर 1993। और मैं इसलिए ये लिखता हूँ कि आप ताकि इसे पूरा नोट करो। और देखो यहाँ पे याद रखना मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो कौन सी डेट को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये देखो इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये मैं अलग से लिख रहा हूँ हैशटैग बना के, क्योंकि मुझे पता है ये पूछ लिया जाता है 10 दिसंबर। ये आप याद रखेंगे, 10 दिसंबर आपका हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। आम आदमी पार्टी का गठन वर्ष क्या है। मैं आपको बता दूं ये आरआरबी में पूछा गया था, ऐसा नहीं मैं मजाक में कह रहा हूँ, मैंने ये किताब में लिखा हुआ देखा है। और सोच लो इस टाइप के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आम आदमी पार्टी का गठन वर्ष क्या है। तो आप क्या बताएंगे, याद रखना ये 2012, ऑप्शन बी, अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था और फिर उसके बाद इस पार्टी का गठन हुआ था, आपको याद हो अगर, और कहाँ पे, दिल्ली में। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अनशन कहाँ किया था, रामलीला मैदान में किया था ना, जहाँ पे पुलिस ने लाठी चार्ज भी शायद किया था, है ना, जहाँ पे वो भी थे हमारे योग गुरु कौन, बाबा रामदेव जी, तभी ये हुआ था ना लाठी चार्ज वगैरह। देखो मुझे अभी भी याद है, शायद मैंने उस टाइम न्यूज़ पे देखा था। और यहाँ पे देखो दिया है भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना 8 नवंबर 2016।
8 नवंबर 2016, ये मैं कई बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ और शायद इसलिए कि ये मुझे लगता है कि ये किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, नोटबंदी। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा लास्ट प्रश्न है और याद रखना है यहाँ पे पूछा गया है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गन्ना भी पैदा करता है, ये भी आप याद रखना। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। और उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन थी कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो बिल्कुल सही है और जारी रखिएगा। और देखो मैं आपको बोलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।